बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर शाहिद महमूद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन एंड लिमिट्स के अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर याद रखिएगा, ये हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है इसका। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर डिस्कस किया है जिसमें हमने वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर, ये हमारा उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमने मुख्तलिफ जो है ना इसकी टाइप्स को जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें। ओके जी, तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो अलजेब्राइक फंक्शंस होगी। याद रखिएगा, अलजेब्राइक फंक्शंस के अंदर फर्दर हमारे पास जो है वो 5 टाइप्स मौजूद हैं। अलजेब्राइक फंक्शन की जो पहली टाइप है वो पॉलिनोमियल फंक्शंस होगा, ठीक है। सेकंड टाइप लीनियर फंक्शन, थर्ड टाइप हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होगा, फोर्थ वन कांस्टेंट फंक्शंस होंगे और जो पांचवी टाइप है हमारे पास वो रैशनल फंक्शन होगी। ये सारी अलजेब्राइक फंक्शन की टाइप्स हैं। इसके बाद हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हमने इन तमाम टाइप्स को जो है वो डिस्कस करना है कि ये बेसिकली ये फंक्शंस जो है ये एक्सपेंशन फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सप्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट फंक्शन ये हमारे पास बेसिकली हैं क्या, और इनके डोमेन और रेंज जो है वो कैसे क्या होते हैं और या उसको हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जो आज हम पहला फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अलजेब्राइक फंक्शंस। देखिए, अलजेब्राइक फंक्शंस में बेसिकली क्या होता है, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि अलजेब्राइक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से बनते हैं। याद रखिएगा, अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, आप अर्ली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, रैशनल एक्सप्रेशन होता है और इर्रेशनल एक्सप्रेशन होता है। तो कोई भी फंक्शन जो कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से बना हो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से बना हो यानी इसका मतलब या तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो या फिर वो रैशनल फंक्शन हो या फिर वो इर्रेशनल फंक्शन टाइप के हों, ठीक है जनाब, तो उन वो हम अलजेब्राइक फंक्शंस का नाम देते हैं। तो अलजेब्राइक फंक्शन में इसी वजह से जो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है वो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस होते क्या हैं। ओके जी, तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस को सबसे पहले तो हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि अब फंक्शन p ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ये जो फंक्शन हमारे पास है ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन की हम डेफिनेशन करते क्या हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है ये आप पढ़ के आ चुके हैं कि दोज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन विच वेरिएबल हैज़ देयर पावर पॉजिटिव इंटीजर। ये जो पावर है ये दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं या पॉजिटिव रियल नंबर क्या होते हैं या नॉन नेगेटिव रियल नंबर, दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, ये फिक्स नंबर पावर होना चाहिए लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। और बात किसकी हो रही है, वेरिएबल की। तो जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, ये एक्स की पावर, कांस्टेंट की बात नहीं हो रही। और याद रखिएगा यहाँ पर ये जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू है या डॉट 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 ए टू ए वन ए नॉट, दीज आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि वेयर द कोफिशिएंट्स दिस ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू डॉट 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 ए टू ए वन ए नॉट आर द रियल नंबर्स, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे।
वेरिएबल आपका एक्स या वेरिएबल का काम कर रहा होगा, या वाई होगा, या जेड होगा। और याद रखिएगा ये जो हमने पी एक्स लिखा है, यहाँ एक्स वेरिएबल है। अगर यहाँ वाई वेरिएबल होगा तो ये पी वाई हो जाएगा, अगर ये जेड वेरिएबल होगा तो ये पी जेड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये डिस्क्राइब होता है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म कहलाती है, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म कहलाती है। ठीक है ना। और हम ये कहते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट हैं ये पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है जनाब। अगर ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर होंगे और ये रियल नंबर आपके पास मौजूद होंगे एज एन कोफिशिएंट, ठीक है, तो फिर आपके पास हमारे ये जो वैल्यूज होंगी ये क्या कहलाएंगी, पोलिनोमियल फंक्शंस कहलाएंगी। ठीक है। तो पोलिनोमियल फंक्शन के लिए वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है। अब यहाँ अगर हम इस पोलिनोमियल फंक्शन को अगर हम डिस्कस करें या इस पोलिनोमियल फंक्शन की बात करें, तो यहाँ पर ये हमारे पास ये ए एन एक्स पावर एन है, ठीक है, प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन है, प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू है, प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये जनरल फॉर्म कहलाती है पोलिनोमियल फंक्शन की। ठीक है जनाब। जिसमें ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सब क्या कहलाएंगे, ये रियल नंबर होंगे। ठीक है जनाब। तो ये पोलिनोमियल कहलाता है। अब यहाँ पर इसमें जो पोलिनोमियल के अंदर होता है, इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि डोमेन और रेंज की हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा कि ये पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर इसका डोमेन भी सेट ऑफ द रियल नंबर होगा और जो रेंज होगा वो भी सेट ऑफ द रियल नंबर होगा। जब भी हम पोलिनोमियल की डिस्कशन करेंगे पोलिनोमियल फंक्शन की, तो उसका डोमेन और रेंज हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है। और याद रखिएगा कि एक चीज़ यहाँ पर हम और डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की जब हम डिग्री की बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा कि डिग्री जो होती है दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। देखें यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास मौजूद है, इसकी जो सबसे बड़ी पावर है इस वक्त हमारे पास दैट इज एन है, एक्स पावर एन। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री होगी वो एन होगी। और यहाँ पर हम इस वजह से इसको डिस्क्राइब करते हैं कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये पोलिनोमियल है, ठीक है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री एन होगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये जो ए एन है ये ज़ीरो ना हो। क्योंकि अगर ये ए एन ज़ीरो हो गया तो उसकी वजह से ये एक्स पावर एन भी ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और जब ये ज़ीरो होगी तो फिर इसकी डिग्री जो होगी वो एन माइनस वन होगी। ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि अब इस पोलिनोमियल के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर ए एन ज़ीरो नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि इफ़ ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन पी एक्स इज़ कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। तो उसकी जो डिग्री होगी हमारे पास क्या होगी, वो एन होगी। क्यों कि अगर ये आपके पास मौजूद है ए एन एक्स पावर एन, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये इसकी हाईएस्ट पावर है। आपके पास ये मौजूद है, बाकी ये बेशक ये टर्म मौजूद ना हो तो ये आपके पास जो है उसका डिग्री जो कहलाएगी दैट इज़ वो एन कहलाएगी। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन हो गया। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये पोलिनोमियल फंक्शन आ गया। इसकी एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले एग्जांपल यहाँ मेंशन की है कि पी एक्स हमारे पास है दैट इज़ फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। अब इस पी एक्स के अंदर याद रख लीजिएगा कि ये इसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो थ्री है। आपको यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर थ्री है। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है ये इसकी जो डिग्री होगी वो थ्री होगी। मैं यहाँ करूँगा पी एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री थ्री। ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास जो है वो ये इसकी डिग्री थ्री आ गई। इसी तरीके से ये सेकंड एग्जांपल देखिए, मैंने कहा जी कि पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स पावर सिक्स माइनस टू एक्स क्यूब प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स पावर सिक्स के बाद एक्स पावर फाइव आना चाहिए, नहीं है मौजूद, ना हो कोई मसला नहीं है। ये आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो आपके पास आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो सिक्स है। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री होगी वो आपके पास क्या होगी, दैट इज सिक्स। पी एक्स आपके पास आ जाएगा दैट इज फाइव एक्स पावर सिक्स माइनस टू एक्स क्यूब प्लस वन इंटू एक्स पावर जीरो। यहाँ इस वजह से लिखा है क्योंकि ये पावर देखें यहाँ
पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये +6 दैट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, +3 पॉजिटिव इंटीजर, ये 0 पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पोलिनोमियल हुआ। तो पोलिनोमियल में इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 6। जैसे यहाँ देखिए इसमें भी ये पावर पॉजिटिव इंटीजर है। अगर यहाँ पर एक भी पावर में नेगेटिव साइन आ गया तो फिर ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। या पावर में कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, जैसे x पावर 3/2 आ गया, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। पोलिनोमियल फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि इसकी जो पावर हो दैट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी, तो उम्मीद है आप लोगों को ये पोलिनोमियल फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लीनियर फंक्शन की तरफ। ओके जी, अब हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है, लेकिन इसकी डिग्री 1 होती है। हम ये कहते हैं कि इफ द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन इज 1 देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। यानी अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है, या रख लें जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी। अगेन दिस इज द जनरल फॉर्म। यहाँ देखिए यहाँ वेरिएबल x है और इसकी आपको हाईएस्ट पावर, यहाँ देखिए यहाँ 1 है, 1 मेंशन ना भी करें कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास ax प्लस बी है, ये आपके पास जो फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है 1 है, या इसकी डिग्री जो है वो आपके पास क्या है 1 है। ठीक है, और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि a is not equal to 0, where a is not equal to 0 and for all values of a b belongs to the real number। यानी a और b जो भी होगा that belongs to the real number, और a 0 नहीं हो सकता। देखिए ये कंडीशन हमने बी के बारे में नहीं लगाई। देखो बी 0 हो जाएगा, इसके स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसकी डिग्री 1 रहेगी। यहाँ अगर ए को मैं 0 कर दूँ, फर्ज कर लें कि ये ए 0 हो जाए, तो 0 इस एक्स को ख़त्म कर देगा और ये आपके पास पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, आपके पास सिर्फ बी बच जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर फंक्शन रहेगा ही नहीं। लीनियर फंक्शन के लिए आपके पास डिग्री का 1 होना ज़रूरी है, और डिग्री जो है वो वेरिएबल की पावर को देखा जाता है, वेरिएबल की पावर क्या है। तो यहाँ ए और बी यहाँ कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। जैसे f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3 की मैं बात कर लूँ, ठीक है, इसमें आपके पास ये देखें वेरिएबल है, इसकी पावर यहाँ पर क्या है, ये 1 है। तो इसका मतलब ये आपके पास जो है वो ये अगेन जो है वो इसकी डिग्री जो है वो 1 होगी। ठीक है, और याद रखें हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस f(x) को हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू f(x). ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं फंक्शन की रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं इसको f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3 लिख दूं, या फिर मैं इसको f(x) को y से रिप्लेस कर दूं, 2x माइनस 3 लिख दूं, एक ही बात है। ये y जो है वो एक्चुअली इक्वल होता है f(x) के। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को यूँ लिख लें या यूँ लिख लें, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन बिकॉज ऑफ द डिग्री ऑफ द फंक्शन इज 1। या इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अगर डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा। और याद रख लें, जब भी मैं पहले बता चुका हूँ कि पोलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन उसी की कैटेगरी है पोलिनोमियल फंक्शन की। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर याद रखें कि जब मैं डोमेन और रेंज की बात करूंगा, आपको पहले बता चुके हैं डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लीनियर फंक्शंस के अंदर जो डोमेन होगा वो भी सेट ऑफ द रियल नंबर होगा, और जो रेंज होगा दैट इज द सेट ऑफ द रियल नंबर। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि लीनियर फंक्शन के अंदर जो है वो डोमेन और रेंज होगा वो रियल नंबर होगा। अगर फर्ज कर लें कि आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछता है जी कि f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है, तो आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है कि दिस इज अ लीनियर फंक्शन। तो आपको यहाँ पर जो है वो कुछ ज़्यादा जहमत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा आंखें बंद करके लिख देंगे कि इसका जो डोमेन है दैट इज अ रियल नंबर, और जो इसका रेंज है दैट इज ऑल्सो द सेट ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, तो इसके बाद अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन ज़रा मैं यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चले जाएंगे। हम कहते हैं कि फॉर एनी सेट x अ फंक्शन i डिफाइंड फ्रॉम x टू x of the form ix is equal to x for all values of x belongs to the capital X is called an identity function। याद रख लें कि आपके पास सेट जो होता है वो रियल टू रियल होता है। ठीक है ना, आप कोई भी रियल नंबर यहाँ रिप्लेस करते हैं उसके अगेंस्ट में वही रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन में होगा क्या, बेसिकली जब हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करेंगे तो इसका जो डोमेन का जो सेट बनेगा, ठीक है, वही सेम सेट रेंज में होगा।
ठीक है, कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम ये कहते हैं कि आई एक्स ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, ठीक है जनाब, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब मैं फंक्शन कह रहा हूँ, जैसे फर्स्ट कर लो मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। ये जैसे मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अगर मैं कहता हूँ फर्ज कर लेते हैं जी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर है, तो ये एफ ऑफ एक्स लिखो या आई एफ एक्स लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों आइडेंटिटी फंक्शन है, याद रख लें कि यहाँ पर अगर मैं डोमेन में अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये जो आई एक्स है यानी आई एक्स यानी एफ ऑफ एक्स यानी ये y, तो ये इसको मैं y से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की वैल्यू 2 लूँगा तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, x की वैल्यू 3 लूँगा तो y की वैल्यू भी 3 आएगी। तो मैं x की जगह कोई भी रियल नंबर ले लूँ, y भी मेरे पास रियल नंबर आएगा। एक बात तो ये तय होगी कि इसका डोमेन और इसका जो रेंज है, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है वो सेट ऑफ द रियल नंबर होंगे, ठीक है जनाब। और इसमें दूसरी ख़ास बात क्या होगी कि देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो सेट डोमेन का होगा वही सेट रेंज का होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से यहाँ समझा देता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि ये अगर x में मैं कहता हूँ x की वैल्यू 1 है तो उससे मुझे रेंज, अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो आई एक्स जो है वो 1 आएगा, यानी डोमेन अगर 1 है तो रेंज भी 1 है, ठीक है। डोमेन अगर 2 है तो रेंज भी 2 है। डोमेन की जगह अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूँ तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, -3 रख दूंगा तो -3 आ जाएगा। यानी मैं जो वैल्यू यहाँ रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर वही सेम वैल्यू आएगी, 1 के अगेंस्ट में 1, 2 के अगेंस्ट में 2, 10 के अगेंस्ट में 10, 100 के अगेंस्ट में 100। तो ये जो डोमेन हो, ठीक है, वही सेम वैल्यू आपको रेंज में मिल रही हो, तो वो लाजमी कंडीशन होती है आइडेंटिटी फंक्शन की, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो है ना, अगर 1 यहाँ वैल्यू 1 रख रहा हूँ लेकिन यहाँ 1 के अलावा कुछ और वैल्यू आ जाएगी तो वो आपके पास जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं कहलाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन कब कहलाएगा कि जब 1 से 1 मिल जाए, 2 से 2 मिल जाए, 3 से 3 मिल जाए, -3 से -3 मिल जाए, 100 से 100 मिल जाए, यानी जो वैल्यू डोमेन की होगी वही सेम वैल्यू जो है वो रेंज की होगी। या दूसरे अल्फाज में जो डोमेन की हम यहाँ इनपुट होगा उसी का जो आउटपुट आएगा, जो रेंज आएगा या जो इमेज आएगी वही सेम नंबर आएगा, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, -3 से -3। अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है तो वो आपके पास सिंपली आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। उम्मीद है आपको आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन की तरफ। कांस्टेंट फंक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं ज़रा देख लीजिएगा। हम ये कहते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चला जाऊंगा। हम कहते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी द सेट्स ऑफ द रियल नंबर, दैट इज हम ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों का जो ताल्लुक है दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द रियल नंबर। तो हम कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं कैसे, अ फंक्शन सी, ये सी भी लिखा जा सकता है और याद रखिएगा इसको हम सी एक्स भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अ फंक्शन सी और फंक्शन सी एक्स डिफाइंड फ्रॉम द सेट ऑफ एक्स टू द सेट ऑफ वाई, ठीक है जनाब, डिफाइंड बाय सी एक्स इज इक्वल टू ए, Cx is equal to a for all values of x belongs to x, a belongs to y and is fixed is called a constant function। यानी कहने का मकसद क्या हुआ, कहने का मकसद ये हुआ कि देखिए Cx ये आपके पास ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू हम कह रहे हैं a है। याद रखिएगा यहाँ पर देयर इज नो वेरिएबल, यहाँ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, दैट इज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। x बिलोंग्स टू x, अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखूँ, ठीक है, इस सेट से, ये डोमेन की आपके पास जाऊँ, यहाँ डोमेन में मैं कोई भी सेट ले लूँ, मैं सेट ऑफ द रियल नंबर ले लूँ या वट एवर इज द सेट, मैं जो भी कंसिडर कर लूँ, वैसे यहाँ रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है। मैं कोई भी यहाँ पर x का जो वैल्यू निकालूँ, ठीक है, x बिलोंग्स टू दैट इज कैपिटल X, ठीक है, मैं यहाँ रिप्लेस करूँ, यहाँ पर मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस वैल्यू विल रिमेन सेम, ये a ही रहेगा, ठीक है। और आपको बता चुका हूँ कि ये बेसिकली जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, y इज इक्वल टू सी ऑफ x, ठीक है जनाब, इज इक्वल टू a। तो यहाँ a बिलोंग्स टू द y, यानी ये y जो है वो रेंज कहलाता है, x जो है वो डोमेन कहलाता है। डोमेन मैं कह रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू x, कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा a ही आएगा और उसका ताल्लुक जो है वो y से यानी रेंज से होगा, ठीक है जनाब। यानी जो रेंज होगा दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू,
ठीक है ना। अब रेंज आपके पास कांस्टेंट होगा, मैं कोई भी वैल्यू रखूं ये आपके पास आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल लेट सी इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल टू द सेट ऑफ द रियल नंबर डिफाइंड बाय सी एक्स इज इक्वल टू 3। देखिए मैंने ये 3 ले लिया यहाँ पर, इसको ये सी एक्स यहाँ पर मैंने 3 ले लिया। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कैसे कांस्टेंट फंक्शन है, मैं देखिए यहाँ पर ये सी एक्स ये 3 आ गया, मैं यहाँ सी एक्स की जगह 1 रखूंगा तो ये सी वन क्या आएगा 3। एक्स की जगह मैं 2 रख लूँ तो ये सी टू की वैल्यू क्या आएगी 3। एक्स की जगह फर्ज कर ले मैं 3 रखता हूँ तो सी 3 की वैल्यू भी 3 आएगी। एक्स की जगह 4 रख रहा हूँ तो सी 4 की वैल्यू भी 3 आएगी। एक्स की जगह मैं यहाँ पर 5 रख रहा हूँ तो सी 5 की वैल्यू भी 3 आएगी। मैं 10 रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। मतलब ये हुआ कि मैं एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रिप्लेस करवा दूँ बिलोंग्स टू द रियल नंबर, लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा वो 3 ही आएगा। इसका मतलब इस रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन और रेंज की जब हम बात करेंगे, ठीक है जनाब, तो डोमेन जो है वो भी सेट ऑफ द रियल नंबर होगा और रेंज भी सेट ऑफ द रियल नंबर है, लेकिन ये आपके पास दैट इज अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है जनाब, एक सिंगलटन सेट आएगा, एक सिंगल नंबर आएगा उसके रिजल्ट में, दैट इज 3। ठीक है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना, बाकी जो डोमेन होगा वो दैट इज अ सेट ऑफ द रियल नंबर होगा। है तो ये भी रियल नंबर ही, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपके पास दैट इज अ फिक्स नंबर, एक ही नंबर आएगा हर सिचुएशन के अंदर। ठीक है ना, तो अगर आपके पास वैल्यू रिप्लेस करने से फंक्शन की सेट पे कोई फर्क ना पड़ रहा एंड यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू, जैसे यहाँ हमारे पास जो है वो सी एक्स इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो हर वैल्यू के लिए आपके पास वैल्यू 3 ही आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, जो हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि फंक्शन आर एक्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वेयर बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर द पोलिनोमियल्स, ठीक है, सच दैट क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो क्यू एक्स है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। यानी कोई भी फंक्शन अगर आपके पास इस फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, इस तरीके से कि न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल फंक्शन हो और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल फंक्शन हो, तो याद रख लीजिएगा वो फंक्शन आपके पास रैशनल कहलाएगा। जैसे हम ये कहते हैं कि आर एक्स जो है वो दैट इज पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। यहाँ पर याद रख लें, हमने स्पेसिफिक कर दिया कि क्यू एक्स जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए अगर क्यू एक्स ज़ीरो हो जाता है, अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनफाइनाइट में। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे पास ये क्यू एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई तो ये डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने का मतलब है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं होती। तो इस वजह से हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर आर एक्स जो होगा वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स होगा। अगर इस फॉर्मेट के अंदर है, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तो वो रैशनल फंक्शन कहलाएगा। लेकिन नीचे वाली वैल्यू आपके पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूँ तो याद रख लीजिएगा, जब मैं डोमेन और रेंज की बात करूँगा तो हम ये कहते हैं कि डोमेन ऑफ आर एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी इसकी जो डोमेन होगी वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन वो सारे के सारे होंगे जहाँ पर क्यू एक्स जो है वो ज़ीरो ना हो रहा हो। यानी कोई अगर ऐसा नंबर आ जाता है एक्स, मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, कि इस डोमेन में कोई ऐसा नंबर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँ कि ये आपके पास ये नीचे डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो जाए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है तो फिर वो उसके डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो हमें वो वैल्यू रखनी है जहाँ डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो। डिनोमिनेटर का हमें कोई मसला नहीं है, अगर यहाँ कोई भी वैल्यू आ जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ ज़ीरो भी आ जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पी एक्स की जगह ज़ीरो आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यू एक्स की जगह ज़ीरो नहीं हो सकता। तो हम वो तमाम वैल्यूज़ क्यू एक्स के अंदर से एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे, जिनकी वजह से ये क्यू एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आपके पास जो डोमेन होगा वो सारे के सारे नंबर होंगे। ठीक है, हम यहाँ कह रहे हैं कि सारे के सारे वो रियल नंबर होंगे, ठीक है, जिसके लिए जो क्यू एक्स है वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, जबकि जो रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शन होगा दैट इज द सेट ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, रेंज में हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ डोमेन हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो डोमेन की वैल्यू जो है वो आपके पास, उसमें हम वो वैल्यू नहीं ले सकते कि जिससे डोमेन में ये जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है, डोमेन की वो वैल्यू, ऐसी वैल्यू कि जिसमें ये जो फंक्शन आ रहा है उसका डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो बन जाए, ठीक है, तो हम उस वैल्यू को यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे डोमेन के लिए।
और रेंज होगा, ठीक है, वो हम जो भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो रिजल्ट होगा दैट इज द सेट ऑफ द रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें डोमेन निकालते हुए इस डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी वैल्यू ऐसी है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिसकी वजह से ये ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। तो ये रैशनल फंक्शन हो गया, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमने अलजेब्राइक फंक्शंस की जो है वो टाइप्स को डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेक, कोट, सेक, ठीक है जी। साइन का अपोजिट जो है वो कोसेक होता है, ठीक है। कोस का जो है वो सीकेंट और टेंट का जो है वो कोट फंक्शन होता है, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली जो है वो क्या कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि भाई कोई भी फंक्शन अगर साइन एक्स हो गया या कोस एक्स या टेंजेंट एक्स या इनसे मिला के हम कोई फंक्शन मतलब या वो मेंशन कर देते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं जैसे वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा या कोस का डोमेन और रेंज क्या होगा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अक्सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज पूछ लेता है और स्टूडेंट्स जो है उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि डोमेन और रेंज को हम कैसे एक्सप्लेन करें। याद रखिएगा जब मैं बात करता हूँ वाई इक्वल टू साइन एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की बात करता हूँ, ठीक है। तो साइन एक्स के अंदर ये जो एक्स है, ठीक है, ये यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात हम करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ वाई है जिसको हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ मैं इसको अगर एफ ऑफ एक्स लिख दूँ बात एक ही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं इसको लिख दूँ वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ये फंक्शन आ गया। अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स लिख दूँ बात एक ही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड करेगा, इस एक्स के ऊपर, दैट इज साइन एक्स। ये एक्स एंगल है और यहाँ जब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की तो याद रखिएगा यहाँ हम डिग्री में वैल्यू रिप्लेस नहीं कर रहे होते, यहाँ हम वैल्यू जो भी रिप्लेस करेंगे वो रेडियन में होगा। और याद रख लें कि रेडियन की जो वैल्यू होती है वो रियल नंबर कहलाती है। जैसे π/2, π/3, 2π/3, 3π/4, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये दीज आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे कोई भी एंगल रिप्लेस कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ रेडियन फंक्शन, और रेडियन फंक्शन जो होता है दैट इज़ द सेट ऑफ द रियल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ जो डोमेन होगा दैट इज़ द सेट ऑफ द रियल नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, कोई भी एंगल रख सकता हूँ, ठीक है। ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं उसको पॉजिटिव में ले जाऊँ, नेगेटिव में ले जाऊँ, लेकिन जो भी लिखूँगा एंगल वो रेडियन की फॉर्म में होगा, नॉट इन डिग्री, ठीक है। जब हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो फिर हम डिग्री को डिस्कस नहीं करेंगे, फिर रेडियन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम कोई भी एंगल रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ द रियल नंबर होगा क्योंकि जो रेडियन वैल्यूज़ होती हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब बात आती है रेंज की। तो याद रख लें मैं कोई भी एंगल कंसिडर कर लूँ, यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इन बिटवीन 1 एंड -1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जो होता है मैं कोई भी एंगल रिप्लेस कर लूँ, ठीक है जनाब। आप बेशक इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। रेडियन में ले लें, डिग्री में ले लें, आप जो भी एंगल रिप्लेस करेंगे जो साइन या मतलब साइन एक्स है इसका जो रिजल्ट जो आएगा दैट लाइज बिटवीन दिस क्लोज इंटरवल दैट इज -1 एंड 1। यानी जो भी वैल्यू आएगी -1, 0 और 1 के दरमियान में आएगी, ठीक है। -1 और 1 इसमें इंक्लूड होगा। यहाँ देखिए मैं कह रहा हूँ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमारे पास जो है वो क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, ठीक है। मैं कोई भी रियल नंबर लूँ मेरी वैल्यू इसके दरमियान में आएगी, इससे बाहर आ ही नहीं सकती। 1.1, 1.001 भी नहीं आ सकती, आपको बता दूँ मैं, ठीक है। अगर आप कोई आप सिंपल ले लें 1.001 पे आप साइन इनवर्स निकाल लें तो आपको एंगल जो वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ऐसा एंगल है ही नहीं जिसमें वैल्यू जो है वो 1 से एक्सीड कर जाए या -1 से डिक्रीज हो जाए, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बिटवीन आएगी, इंक्लूडिंग 1 एंड -1, इसको शामिल करते हुए, ठीक है ना। तो ये रेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का, वो आपके पास -1 से 1 होता है, ठीक है।
तो ये आपके पास डोमेन और रेंज पूछ सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स का अगर आ जाए तो ये उसका डोमेन और रेंज है। अब इसी तरीके से कॉस एक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा कॉस एक्स में भी सेम यही सिचुएशन चलती है। कॉस एक्स में अगर मैं बात करूँ डोमेन की, तो डोमेन अगेन साइड ऑफ द रियल नंबर होगा। मैं जो वैल्यू रिप्लेस करूँगा वो हमेशा रेडियन फंक्शन होगा, रेडियन एंगल होगा। एक्स एक्स जो होगा दैट बिलोंग्स टू द रेडियन एंगल। ये डोमेन जो होगा जिसका ताल्लुक एक्स से होता है ये रेडियन होगा, रेडियन एंगल होगा, और रेडियन एंगल जो होगा दैट इज़ द रियल नंबर। तो इसका मतलब डोमेन जो होगा सेट ऑफ द रियल नंबर होगा। इसी तरीके से मैं जैसे साइन है कॉस के अंदर भी मैं कोई भी एंगल रिप्लेस कर दूं, ठीक है जनाब, तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है दैट इज़ एन ओपन इंटरवल, सॉरी नॉट ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, दैट इज़ -1, 1। और ये जो y होगा जो रिजल्ट आएंगे, ठीक है, जो रेंज के जो रिजल्ट आएंगे वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो दीज आर कॉल्ड द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x। तो डोमेन वही रियल नंबर, यानी इसका मतलब साइन और cos दोनों का डोमेन भी सेम है और दोनों का रेंज भी सेम है। यानी जो वैल्यूज आएंगी वो इस लिमिट के अंदर आएंगी, जो रिप्लेस करेंगे वो सेट ऑफ द रियल नंबर होगा, वो आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज टेंजेंट फंक्शन। जब हम टेंजेंट फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x, याद रख लें y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x है। तो टेंजेंट ऑफ x में अगेन डोमेन की जब मैं बात करता हूँ तो दैट इज ऑल्सो द सेट ऑफ द रियल नंबर, ठीक है जनाब। यहाँ पर भी सेट ऑफ द रियल नंबर होगा क्योंकि यहाँ मैं जो वैल्यू रखूँगा वो रेडियन फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ एक इशू है, इशू ये है कि हमारे पास कुछ एंगल ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ये जो टेंजेंट एक्स मैं कैलकुलेट करूँगा तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। जैसे 90 डिग्री π/2, टेंजेंट π/2 वैल्यू निकालूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब हमें 90 डिग्री के ऊपर या π/2 रेडियन जब एंगल होगा तो y की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये 90 डिग्री या π/2 के ऊपर जो है वो आपके पास जो डोमेन जो है वो इसके ऊपर की y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी डोमेन की जब हम बात करेंगे तो हम डोमेन को ऐसे लिखेंगे, हम कहेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, x जो है वो रियल नंबर होगा, ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, 2n+1 इंटू π/2 फॉर ऑल वैल्यूज व्हेन बिलोंग्स टू द z। z इज, आप जब π/2 की बात करेंगे, ठीक है, जब मैं इसमें याद रख लीजिएगा, अब यहाँ पर देखें n की जगह अगर फर्ज कर लेते हैं मैं 0 रिप्लेस कर देता हूँ, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स क्या है मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, कि इंटीजर्स हमारे पास हैं दैट इज z। इंटीजर्स की बात हो रही है, ये 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये इंटीजर्स आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ फर्ज कर लेते हैं मैं 0 रख देता हूँ। अगर n की जगह 0 होगा तो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 0 + 1 1 1 इंटू π/2 दैट इज π/2, और π/2 के ऊपर जो है हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आ जाएगी। अब n की जगह यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं 1 रिप्लेस कर दें। जब 1 रखेंगे तो ये 2 1 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 3 π/2, और आप 3 π/2 एंगल ले करके टेंजेंट की वैल्यू निकालें, आपको अगेन इनफाइनाइट मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप -1 रख दें, अगर मैं -1 रख दूंगा, ठीक है, तो ये आपके पास जो आ जाएगा ये -π/2 बन जाएगा। देखिए 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, +1, ये आपके पास क्या आ जाएगा -1, और -1 इंटू π/2 दैट इज -π/2। -π/2 पे आप टेंजेंट की वैल्यू निकालें, अगेन इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 2 रखूँ, देखिए 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 5 π/2, 5 π/2 पे आप वैल्यू निकालें तो ये आपके पास जो है ये क्या आएगा दैट इज अगेन इनफाइनाइट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये x जो होंगे रियल नंबर तो होंगे, ठीक है, सेट ऑफ द रियल नंबर होगा, लेकिन हम इन तमाम वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर देंगे। हम कह देंगे x जो है वो इसके इक्वल नहीं चलेगा, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये वैल्यू इसकी इक्वल आएगी, ठीक है, तो ये आपके पास जो टेंजेंट है वो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेंजेंट की वैल्यू जब इनफाइनाइट उस एंगल पे इन्फिनिटी हो जाएगा तो हम कहेंगे कि डोमेन की उस वैल्यू के ऊपर रेंज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू z,
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसकी जो रेंज की बात करते हैं तो याद रखिएगा, मैं यहाँ कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर लूँ, ठीक है, जिसका ताल्लुक रियल नंबर से हो, ठीक है, सिवाय इन वैल्यूज़ के, ठीक है, तो हमारे पास जो इसके जो रिजल्ट आएंगे, ठीक है, वो आपके पास आएंगी दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, या आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर लें, ठीक है, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये रियल नंबर का, ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक आएगा। ये सेट ऑफ द रियल नंबर होगा, ठीक है, रेंज होगा, सेट ऑफ द रियल नंबर होगा, और इसको मैंने यूँ लिख दिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि इनफाइनाइट चूँकि को वैल्यू नहीं होती तो इस वजह से इसको हम क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो इसकी जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कोट फंक्शन की। देखिए y इज इक्वल टू कोट ऑफ x है, हम कहते हैं कि वेयर, अब इसकी डोमेन की बात करें तो अगेन यहाँ पर जो कोट फंक्शन होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट x इज इक्वल टू 1/कोट x होता है, या कोट x इज इक्वल टू 1/टेंजेंट x होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर ये इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि इनफाइनाइट हो, तो यहाँ याद रख लीजिएगा, हम ये कहते हैं कि इसका जो डोमेन होगा दैट इज़ x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, जो होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन यहाँ पर x जो है वो n पाई इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक है, क्योंकि ये जब n पाई होगा तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, ठीक है, n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। अगेन इंटीजर्स हम ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हैं। मैं यहाँ n की जगह कोई भी रख दूँ, जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर जो है वो n की जगह ज़ीरो ले लेता हूँ। n की जगह जब ज़ीरो लेंगे तो ये आपके पास जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, और कोट ज़ीरो की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको जो है वो एरर दे देगा, ठीक है। कोट ज़ीरो की वैल्यू निकालने के लिए हम टेंजेंट ज़ीरो की वैल्यू निकाल के उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। याद रख लीजिएगा, अगर मुझे कोट ज़ीरो वैल्यू चाहिए तो मैं इसके लिए कैलकुलेट करूँगा टेंजेंट ज़ीरो, ठीक है, टेंजेंट ज़ीरो की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होती है, और इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो कोट ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी, और ये ज़ीरो का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज़ 1/0 होता है, तो इसका मतलब 1/0 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इनफाइनाइट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आप जो भी वैल्यू यहाँ रखेंगे n की जगह कोई भी इंटीजर, जो एंगल बनेगा उस एंगल पे कोट का फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इस वजह से इसका जो डोमेन हम लिखते हैं दैट इज बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ये आपके पास रियल नंबर होंगे, लेकिन यहाँ x जो होगा वो n पाई के इक्वल नहीं होगा, यानी यहाँ n की जगह ये जितने भी एंगल बनेंगे n की जगह मैं इंटीजर रखता जाऊँ, ये जो एंगल जनरेट होते जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। जबकि रेंज की अगर हम बात करें तो इसका रेंज होगा सेट ऑफ द रियल नंबर होगा, उसके जो आंसर्स आते हैं इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो है वो आएगा, तो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है जनाब, और ये आपके पास जो है वो ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा। जब भी ये रियल नंबर कहीं लिखे हों तो उसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ रियल नंबर लिख दें तब भी ठीक है, और ये लिख दीजिए। ये मेंशन करने का मकसद यही है कि हो सकता है आपको यूँ दे दे, या अगर यूँ नहीं दे तो यूँ दे दे एमसीक्यूज़ के अंदर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने बताया था कि रेंज जो है वो रियल नंबर होते हैं तो ये क्या आ गया, तो ये और ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये दिस इज़ द सेट ऑफ द रियल नंबर, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, ठीक है जनाब। तो y इज इक्वल टू सेक एक्स की जब हम बात करेंगे तो सेक एक्स जो है वो आपके पास जो रोज रेसिप्रोकल होता है वो कोस एक्स का होता है, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन की जब हम बात करेंगे तो इसका जो डोमेन होगा यहाँ पर भी अब चूंकि सेक एक्स है तो सेक एक्स जो है वो रेसिप्रोकल है कोस एक्स का, ठीक है। तो वो एंगल्स जहाँ पर कोस का फंक्शन ज़ीरो हो जाता है उसका रेसिप्रोकल उस एंगल पे जब लेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि कोस का फंक्शन जो ज़ीरो होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। अगर मैं कोस 90 डिग्री की बात करूं या कोस π/2 की बात करूं तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा, लेकिन जब मैं सेक π/2 की बात करूंगा, याद रख लीजिएगा, जब मैं सेक π/2 की बात करूंगा तो अब मुझे इसका रेसिप्रोकल उसका रिजल्ट होगा, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ज़ीरो का वो 1/0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जहाँ जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जैसे टेंजेंट फंक्शन में हमने डिस्क्राइब किया था, तो यहाँ पर सेम है डोमेन, हम ये कहते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर
एंड x जो होगा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। कोई भी मैं इंटीजर रख दूँ, ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी x की वो 90 डिग्री आएगी, π/2 आएगा, या 3π/2 आएगा, या 5π/2 आएगा, या -π/2 आ जाएगा, या -3π/2 आ जाएगा। ये इस तरीके से ये वैल्यूज़ आती चली जाएंगी, और इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो आपका ये sec x का फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इन पे रिजल्ट इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे रेंज की बात हम करते हैं, तो यहाँ हमारे पास अपोजिट, जैसे हमने cos x पढ़ा था, cos x में हमारे पास या sin x दोनों फंक्शन के अंदर जो वैल्यू थी -1 और 1 के बिटवीन आती है। तो अब यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, ठीक है जनाब। यहाँ देखिए जो रेंज होगा वो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा एंड लेस देन इक्वल टू -1 होगा, यानी जो भी वैल्यू आएंगी वो 1 से मतलब जो है वो बड़ी होंगी या 1 के बराबर होंगी, यानी 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये वैल्यू आ सकती है। और -1 होगा या उससे छोटी वैल्यूज -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। अब इस वैल्यू को, इस रेंज को हम यूँ भी लिख सकते हैं लाइक आर सेट ऑफ द रियल नंबर माइनस, मैंने यहाँ से ये ओपन इंटरवल को -1, 1 को एक्सक्लूड कर दिया। ओपन इंटरवल मैंने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ जो हैं वो -1 और 1 के दरमियान की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी एक्सक्लूड होंगी रियल नंबर में, बाकी सारे रियल नंबर मौजूद होंगे, ठीक है जनाब। तो ये इसको लिखने का एक अंदाज़ रेंज का ये भी है, इसको लिखने का एक अंदाज़ रेंज का ये भी है कि रियल में से हम माइनस करवा देंगे इस इंटरवल को, ठीक है ना। आपकी ये वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, इसके अपोजिट वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है जनाब। जो आपके पास जो है वो जो डोमेन, उसमें क्या कहते हैं उसको, जो sin x है या cos x है, ठीक है, उसका जो हमारे पास रेंज आया था -1 और 1, ठीक है, हमने कहा था वो वैल्यू उसके दरमियान की होगी। तो अब ये जो आएगा ये -1 और 1 के दरमियान की वैल्यूज़ को छोड़ करके जितनी भी वैल्यूज़ होंगी रिमेनिंग, जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और इसका लिखने का एक अंदाज़ ये भी है, ठीक है, कि माइनस इसका जो आएगा -∞ टू -1, ये सेमी ओपन इंटरवल है या सेमी क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये आपके पास जो है वो सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल है। देखिए ये यानी इसका मतलब ये हुआ कि -1 शामिल है कहाँ तक, अप टू -∞ तक। ये रेंज जो होगा ये इन दोनों का यूनियन होगा, यानी इसके अंदर देखें -1 और 1 है, इसके दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही है ना 0, और इसके अलावा जो भी रिजल्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये इसका तीसरा तरीक़ेकार है लिखने का। या तो रेंज आपको यूँ लिखा हुआ मिलेगा एमसीक्यूज़ के अंदर, यूँ नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो हो सकता है आपको यूँ लिख के दे दे। अगर यूँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा रेंज, तो आपको फिर इस तरीके से एमसीक्यूज़ के अंदर लिखा हुआ दे सकता है -∞, -1 यूनियन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 शामिल करते हुए इनफाइनाइट तक माइनस, और 1 को शामिल करते हुए इनफाइनाइट तक आप चले जाएंगे, ये भी और ये भी, ये वैल्यूज़ इनफाइनाइट तक जाएंगी। लेकिन जो वैल्यूज़ -1 और 1 के दरमियान में रियल नंबर होंगे, लाइक -1 है, 0 है, और उसके दरमियान 1 है, उसके दरमियान में जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके बाद जो लास्ट आपके पास आ जाएगा वो कॉसेक फंक्शन है, ठीक है। कॉसेक फंक्शन ज़रा देख लीजिएगा। कॉसेक फंक्शन भी अगेन जो है वो यहाँ पर वही है कि जब हम डोमेन की बात करेंगे, ये sin x का रेसिप्रोकल है। अब साइन का जो फंक्शन है आपको पता है कि साइन 0 जो होता है वो आपके पास 0 होता है, लेकिन जब उसके अगेंस्ट में मैं कॉसेक 0 की वैल्यू निकालना चाहूँ 0 रेडियन, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज़ 1/0 विच इज़ इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 0 के ऊपर वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम डोमेन की बात करेंगे या डोमेन के कॉसेक एक्स फंक्शन की डोमेन की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर होंगे, और x जो है वो हम कहते हैं दैट इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, ये n पाई के बराबर नहीं होगा, x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, यानी मैं इंटीजर लूँ, जैसे 0 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 पे ये डिफाइन नहीं है कॉसेक का फंक्शन। इसी तरीके से अगर मैं 1 ले लूँगा तो ये पाई हो जाएगा, ठीक है। पाई के ऊपर डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपके पास जब कोस 180 या कोसेक 180 की वैल्यू निकालेंगे
तो वो आपके पास जो है वो इनफाइनाइट आ जाएगी, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ये आपके पास ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इन वैल्यूज़ के ऊपर जो है ये फंक्शन जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है जनाब। तो इस वजह से इस वैल्यू को हमने एक्सक्लूड कर दिया डोमेन के अंदर। जबकि रेंज जो आएगा वो अगेन जिस तरीके से हमारे पास जो है वो ये सेक का फंक्शन है, चूँकि वहाँ पर भी साइन के फंक्शन में जो आपके पास जो था वो -1 से 1 था, ठीक है। साइन का फंक्शन अगर मैं बात करूँ साइन के फंक्शन की, तो जो वैल्यू लाई करती है दैट इज़ बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है जनाब। तो अब यहाँ ये इसके अपोजिट चलेगा, यानी अब ये -1 और 1 को ये जो रिजल्ट आएंगे रेसिप्रोकल है चूँकि इनका, तो रेसिप्रोकल में कभी भी ये रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। जो इसके बिटवीन वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इसके बाहर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो रेंज आएगा वो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा या लेस देन इक्वल टू -1 आएगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास आ गया। और सेम यही कि हमने रिप्रेजेंटेशन की थी कि रियल में से हम इस ओपन इंटरवल को माइनस कर देंगे, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। सेम जो रेंज होगा जैसे सेक फंक्शन का था वैसे ही कोसेक फंक्शन के लिए ये आपके पास उसकी रेंज होगी, ठीक है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी डिस्कस किया है, ठीक है। और क्या डोमेन और क्या रेंज होगा उसको हम कैसे देखते हैं, ये भी इस चीज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है। ये फिर भी हमारे पास आगे जाके एक और अलग से हम इसको टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको फिर भी मैंने काफ़ी डिटेल में ये बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हम ये कहते हैं कि अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एन एक्सपोनेंट ऑफ पावर इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हमारे पास वेरिएबल, नॉर्मली वेरिएबल पावर में नहीं होता, अगर हमारे पास वेरिएबल पावर में आ जाए, ठीक है, तो वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। जैसे y इज इक्वल टू e⁻3x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए पावर के अंदर वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इज इक्वल टू 3⁻x, देखिए कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इज इक्वल टू x⁻ln x, ये देखिए पावर के अंदर वेरिएबल आ रहा है। y इज इक्वल टू sin x पावर cos x आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू आपके पास जो है वो x⁻x आ गया। मतलब ये अगर पावर के अंदर वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, अगर पावर के अंदर वेरिएबल आ गया तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। पावर में अगर एक्सपोनेंट आ गई, अगर आपके पास जो है वो एक्सपोनेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो वो आपके पास सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इसकी डोमेन और रेंज भी सेट ऑफ द रियल नंबर होती है। इसके बाद हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। लॉगरिथम के बारे में हम डिस्कस करके आ चुके हैं। लॉगरिथम जो है वो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन ये करते हैं, बेसिकली ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है लॉगरिथम की, कि इफ़ x इज इक्वल टू a⁻y है, देन जब इसको लॉग में हम कन्वर्ट करेंगे दिस इज कॉल्ड द बेस, ठीक है, और ये इसकी एक्सपोनेंट है दैट इज y। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू log ax। ये जो a है आपकी, ये जो बेस है ना, यहाँ पर ये बेस में चला जाता है, ये log की बेस कहलाती है a, log ऑफ x। तो x इज इक्वल टू a⁻y होगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा ये कंप्लीट वैल्यू जो है, ये जो a है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ इस x के साथ लॉगरिथम आएगा और ये उसकी बेस बन जाएगी। यहाँ बेस है ना, इसको बेस बनाना है आपने। आसान से अल्फाज में समझा रहा हूँ कि ये इसको बेस में कन्वर्ट कर देंगे, ये y एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू लॉग विद बेस a ऑफ x, ठीक है। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, और इसमें a जो होगा याद रख लीजिएगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और a आपके पास जो है वो 1 नहीं हो सकता, a इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और हमेशा जो भी वैल्यू होगी दैट इज़ ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, और इस फॉर्मेट के अंदर हम इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। और याद रखें इसमें ये जो a होता है, इस a को हम क्या कहते हैं, बेस, वेयर a इज कॉल्ड द बेस ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो बेस में हम यहाँ जो बात करते हैं, जब हम बेस, यहाँ बेस में यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक ही जगह कोई भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो कॉमन हम जो हमारा जो डिस्कशन होगा वो दो चीज़ें हैं, वो ज़रा देख लीजिएगा। नंबर 1 हम ये कहते हैं कि अगर बेस जो है वो a, यानी a आपके पास 10 आ जाए, तो उस सूरत में जो लॉगरिथम होगा वो कॉमन लॉगरिथम कहलाता है।
ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है, याद रख लीजिएगा, वो 10 होती है। और कॉमन लॉगरिथम को हम लिखते हैं लॉग विद बेस 10 ऑफ एक्स। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होगी वो हमेशा जो है वो 10 होगी। ठीक है, ये आपके पास आपको याद होना चाहिए। द बेस ऑफ द कॉमन लॉगरिथम इज 10। इसी तरीके से एक और लॉगरिथम होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कैलकुलस के अंदर। ठीक है, अगर बेस आपके पास ए, यानी ए ये जो बेस है, ठीक है, ये हम इसके रिस्पेक्ट से बात करें, y इज इक्वल टू लॉग विद बेस ए एक्स। ठीक है, अगर a 10 होगा यहाँ पर तो ये कॉमन लॉगरिथम हो जाएगा, और अगर a की जगह हम कह रहे हैं e हो जाएगा तो देन दैट इज कॉल्ड द नेचुरल लॉगरिथम। तो लॉग विद बेस ई एक्स को हम ln x भी लिखते हैं, याद रखिएगा। लॉग जिसमें बेस आपके पास ई और एक्स आ जाए तो उसको हम ln x शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपके पास नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। तो दो टाइप के लॉगरिथम हम डिस्कस करेंगे, एक आपके पास कॉमन लॉगरिथम है, एक नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम की बेस जो होती है वो 10 होती है, नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है वो ई होती है। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया हमारे पास। इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? हम ये कहते हैं, इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ज़रा देख लीजिएगा। हम कहते हैं कि y इज इजीली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। अगर y को हम देखिए, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम इसको इस फॉर्मेट में, यानी इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ। अगर हम इसको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्मेट के अंदर अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ये आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, यानी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ आ जाए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ आ जाए। ठीक है, इसको हम यूँ भी डिफाइन करते हैं कि अ फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये इसको मैंने मेंशन भी कर दिया, इट आल्सो कैन बी रिटन एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपका डिपेंडेंट एक तरफ आ जाए, इंडिपेंडेंट एक तरफ आ जाए, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये देखें, ये हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखें, डिपेंडेंट एक तरफ है, सारे इंडिपेंडेंट एक तरफ आ गए। ठीक है, डिपेंडेंट एक तरफ है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ln ऑफ x। ये सारे के सारे जो है, ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं आप, इसमें डिपेंडेंट एक तरफ है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास जो है ना, ये अलग अलग लिखे जाएंगे। ठीक है जी ना, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास आ गया। इसी तरीके से ये आपके पास क्या आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यूँ इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि ऐसा एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है जिसमें डिपेंडेंट एक तरफ हो और इंडिपेंडेंट एक तरफ हो, या फिर ऐसा फंक्शन जिसमें हम डिपेंडेंट को आराम से सेपरेट कर सकते हो इंडिपेंडेंट से। ठीक है, अगर डिपेंडेंट को और इंडिपेंडेंट को हम सेपरेटली मेंशन कर सकते हैं तो वो आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। याद रखिएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि अ फंक्शन इन विच x एंड y आर सो मिक्सड अप such that the dependent variable y cannot be expressed in terms of the independent variable x, then y is called implicit function of x। ठीक है जी, यानी इसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इस तरीके से मिक्स हो जाए कि हम उनको सेपरेट कर ही ना सकते हो। मैं y को अकेला कर ही नहीं सकता, y को अकेला करूंगा तो उसमें x आ रहा होगा, x को अकेले करेंगे तो उसमें y आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, या हम इसको ये भी कहते हैं कि अ फंक्शन इन विच वी कैन नॉट सेपरेट द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद ईच अदर इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसको एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। इसमें मतलब आपके पास जो है वो दोनों फंक्शन यहाँ पर एक ही जगह इकट्ठे रहेंगे और उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल्स यहाँ आपके पास ये मेंशन कर दी, लाइक वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4। अब मैं चाहूँ कि मैं इसको y की फॉर्म में या y को अकेला कर लूँ तो y मैं सेपरेट करूँगा तो उसमें आपके पास बिल्कुल सेपरेटली y को मैं अलग से मेंशन नहीं कर सकता।
या एक्सपेंशियल ऑफ एक्स साइन वाई इज इक्वल टू वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं वाई को अगर सेपरेट करना चाहूँ, वाई को अकेला करना चाहूँ, तो मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर ये आपके पास क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आसान ज़ुबान में इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन को मैं इस तरीके से भी डिफाइन करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, जिसमें सारे गधे एक तरफ हों और घोड़े एक तरफ हों। ठीक है जनाब, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, यानी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ हो। इसी तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन जहाँ गधे घोड़े सारे एक जगह आपने इकट्ठे कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके से मिक्स है कि मैं उसको अलग-अलग कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये फंक्शंस की जो टाइप हमने आज डिस्कस की हैं ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। अगर इस टॉपिक से मुतल्लिक आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप तभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आपके दूसरे दोस्तों और साथी तलबा के पास ये वीडियो पहुँच सके। शुक्रिया।